हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लासेज में हमने देखा चार्ज के बारे में, है ना। चार्ज क्या है, चार्ज के प्रॉपर्टीज के बारे में, चार्ज क्वांटाइज्ड है, चार्ज कंजर्व होता है ना, और चार्ज एडिटिव, चार्ज इनवेरिएंट विथ वेलोसिटी, चार्ज के ढेर सारे प्रॉपर्टीज के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है। आज हम लोग बात करेंगे चार्ज के इंट्रैक्शन के बारे में। दो चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगा सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा सकता है। फोर्स का नेचर अलग अलग होगा, अट्रैक्टिव हो सकता है नेचर, रिपल्सिव हो सकता है नेचर, लेकिन दो चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगा सकता है ना। तो वही इंट्रैक्शन ऑफ चार्जेस हम लोग देखेंगे जो कूलम्ब्स लॉ के नाम से फेमस है, कूलम्ब्स लॉ के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आज पढ़ेंगे हम लोग कूलम्ब्स लॉ, और आपके सामने है आपका अपना डीके धर्मात्मा फिजिक्स विभाग से। तो देखते हैं हम लोग आज कूलम्ब्स लॉ। एक मजेदार बात है, एक मजेदार बात, बाद में कूलम्ब्स लॉ की बात करेंगे हम लोग। देखो फोर्स के बारे में बचपन में भी हमने पढ़ा है कि व्हाट इज फोर्स। ऑब्वियसली तुम सबको याद होगा कि फोर्स इज टू पुश और टू पुल, टू पुश और टू पुल। लेकिन पुश और पुल करने के लिए कांटेक्ट में आने की जरूरत है। जब तक कांटेक्ट में नहीं आएंगे, जब तक पकड़ेंगे नहीं, तो पुल कैसे करेंगे? सोचो जरा बात को। अगर किसी पर फोर्स हमको लगाना है तो कांटेक्ट में आना पड़ेगा, या हम यहीं से अगर इस तरह से कर दें, ऐसा कर दें, तो कोई गिर जाएगा क्या उधर? एकदम लगता है जैसे कि ये इम्पॉसिबल हो। इधर से किया ऐसे, उधर सामने वाला उलट गया, पॉसिबल है क्या? ना, क्यों नहीं पॉसिबल है। और चार्ज के केस में, मैग्नेट के केस में तो है पॉसिबल। एक मैग्नेट यहां, आयरन यहां, ये मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट कर लेता है ना, आयरन चिपक जाता है ना। एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर देता है ना, बिना कांटेक्ट में आए हुए। सोचो जरा, दो चार्ज बिना कांटेक्ट में आए हुए एक दूसरे को रिपेल कर सकता है, एक दूसरे से चिपक सकता है, खींच सकता है एक दूसरे को ना। एक मैग्नेट लोहा को खींच सकता है, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को रिपेल कर सकता है, लेकिन एक आदमी यहां से इस तरह से कोई फोर्स लगाकर बिना कांटेक्ट में आए हुए दूसरे आदमी पर फोर्स नहीं लगा सकता। ऐसा क्यों? देखो जरा, समझो बात को। कोई भी चार्ज है तो वो चार्ज अपने आसपास एक फील्ड क्रिएट करता है। वो फील्ड दिखता नहीं है, इमेजिनरी समझो ना, इमेजिन करो। एक कोई चार्ज है तो वो अपने आसपास एक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और वो फील्ड दूसरे पार्टिकल पर फोर्स लगाता है। अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर इस फील्ड के अंदर कोई चार्ज आ गया तो इस पर फोर्स लगेगा। अगर इस फील्ड के बाहर है चार्ज, इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। फील्ड, एवरीथिंग प्रोड्यूसेज इट्स ओन फील्ड। देखो हमारी पृथ्वी, धरती मां काफी स्ट्रॉन्ग फील्ड प्रोड्यूस करती है, विच इज नोन एज ग्रेविटेशन फील्ड। अर्थ का मास बहुत ज्यादा है भाई साहब। अर्थ का मास कितना? तो 6 × 10⁻24 kg। अब इतना मास है तो पृथ्वी उतना ही स्ट्रॉन्ग फील्ड भी तो प्रोड्यूस करेगी ना। हमारा और तुम्हारा मास क्या है? 50 kg, 60 kg, 100 kg। बताओ, 100 kg और ये 10⁻24 kg। ऑब्वियसली हम लोग उतना स्ट्रॉन्ग फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकते। काश कि अगर हम लोग भी उतना स्ट्रॉन्ग फील्ड प्रोड्यूस कर सकते तो ऑब्वियसली हमारे फील्ड में अगर कोई भी शख्स आता, कोई भी इंसान आता, तो वो चिपक जाता या रिपेल हो जाता। वो नेचर पर डिपेंड करता है। लेकिन हमारा मास बहुत कम है, नेग्लिजिबली स्मॉल इन कंपैरिजन टू मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ एनी अदर प्लेनेट। सो ड्यू टू इट्स हैवी मास it can produce a strong gravitation field, and if any object comes inside that field then the earth will pull। देखते हो, कोई चीज फेंको चिपक जाता है अर्थ से आके वापस दोबारा। तो कोई भी चीज, मैग्नेट है, मैग्नेट अपने आसपास एक फील्ड प्रोड्यूस करता है, पूरा फील्ड। अब उस मैग्नेट के अंदर अगर आयरन है या कोई दूसरा मैग्नेट हो तो उस पर फोर्स लगेगा। अगर उस फील्ड के बाहर है, इट विल नॉट एक्सपीरियंस द फोर्स। अभी समझ में आया कि दो चार्ज
अलग अलग रहने के बावजूद एक दूसरे पर फोर्स कैसे लगा सकता है? क्योंकि ये फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इसके फील्ड में ये आ गया तो इस पर फोर्स लगेगा, ये भी फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इसके फील्ड में अगर ये आ गया तो उस पर फोर्स लगेगा। तो बिना कांटेक्ट में आए हुए दो बॉडी एक दूसरे पर अगर फोर्स लगा सकता है तो उसके पीछे का रीजन यही है कि एवरीथिंग प्रोड्यूसेज इट्स ओन फील्ड एंड दैट फील्ड एक्सर्ट्स फोर्स ऑन द अदर पार्टिकल। देन अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अब हम लोग कूलम्स, ये बात क्लियर हो गया ना कि दो चीज अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है फिर भी एक दूसरे पर फोर्स क्यों लगा सकता है? क्यों? ड्यू टू इट्स ओन फील्ड। समटाइम्स इट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन फील्ड, समटाइम्स इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, समटाइम्स मैग्नेटिक फील्ड। अब हम लोग बात करते हैं कि दो चार्ज एक दूसरे पर जब फोर्स लगाता है तो उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड, उसके स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे हम लोग। और ये पूरा फर्स्ट चैप्टर कूलम्स लॉ के ही आसपास घूमता रहता है। देखो, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, the force of interaction, the force of interaction between two charged particles, between two charged particles is directly proportional, is directly proportional to the product of charges, to the product of charges, and inversely proportional, and inversely proportional to the square of distance, inversely proportional to the square of distance। ठीक है, चलिए, तो इस स्टेटमेंट को अगर मैथमेटिकली लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे हम लोग? फिर इसके लिमिटेशन के बारे में भी बात करेंगे कि कूलम्स लॉ कहाँ अप्लाई कर सकते हो, कहाँ अप्लाई नहीं कर सकते, इसके बारे में भी बात करेंगे आज ही। देख लो, देखो देखो, इसी को मैथमेटिकली अगर दो चार्ज पार्टिकल है Q1 और Q2, दोनों के बीच का सेपरेशन R, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द फोर्स बिटवीन देम इज डायरेक्टली, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हटता है तो बदले में कांस्टेंट K आता है। कोई भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो कांस्टेंट ले लेते हैं हम लोग, और इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है वैल्यूज ऑफ K। इसके बारे में जरा बात कर लें हम लोग। देखो, ध्यान देना, यहाँ पर K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, या इसी को लिखते हैं 1/4 पाई इप्सिलन नॉट। ये SI यूनिट में, SI यूनिट मतलब क्या? चार्ज दिया रहे कूलम्ब में और डिस्टेंस मीटर में और फोर्स लाना है न्यूटन में, तो K की वैल्यू क्या लेंगे? 1/4 पाई इप्सिलन नॉट। इसको क्या पढ़ोगे? इसको पढ़ोगे इप्सिलन नॉट या इप्सिलन जीरो, इप्सिलन नॉट या इप्सिलन जीरो, और इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻²। लेकिन इसी K की वैल्यू हम लोग 1 लेते हैं, 1 ले सकते हैं जब CGS यूनिट हो। ध्यान देना, देखो K की वैल्यू 1 बहुत कम रेयर केस में हम लोग लेते हैं, और जो चीज़ बहुत कम बार पूछा जाए, बहुत कम बार आए, धोखा वहीं होता है। तो इस बात को नोटिस करना है कि K की वैल्यू 1 लेंगे, लेकिन किस सिस्टम में? CGS सिस्टम में। मतलब अगर चार्ज स्टेट कूलम्ब में दिया हो, डिस्टेंस सेंटीमीटर में दिया हो, और तो और फोर्स डाइन में निकालना हो, डाइन में, तो K की वैल्यू हम 1 ले सकते हैं। देख लो, क्लियर है? K की वैल्यू 1, K की वैल्यू 1/4 पाई इप्सिलन नॉट। SI यूनिट
और ये CGS सिस्टम में। फोर्स यहाँ से डाइन में आएगा, चार्ज स्टेट कूलम में, डिस्टेंस सेंटीमीटर में, और यहाँ इसमें जब के की वैल्यू ये लेंगे उसका मतलब चार्ज कूलम में होगा, डिस्टेंस मीटर में, और फोर्स भी न्यूटन में आएगा। चलो क्लियर, मिटा दें। ठीक, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब इस के की वैल्यू हम लोग यहाँ पर ये रखेंगे 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। तो क्या आ जाएगा अपना रिलेशन, देख लेते हैं, देख लो। F इक्वल्स के के जगह पर ले लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो फार्मूला क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। दो चार्ज के बीच अगर डिस्टेंस r हो तो इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, चाहे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या फोर्स ऑफ रिपल्सन हो, उस फोर्स की वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ये बात भी करेंगे कि अगर दो चार्ज के सिस्टम को किसी मीडियम में डाल दिया जाए अदर देन एयर, अभी तो एयर में है दोनों चार्ज, वाटर में डाल दिया जाए, ऑयल में डाल दिया जाए, तब दोनों के बीच के फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सब बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इसके बेसिक्स को हम लोग जानते हैं। यहाँ से आपसे एप्सिलॉन नॉट का यूनिट और डायमेंशन अक्सर पूछा जाता है, कई बार पूछा गया, जेईई मेन में भी और नीट में भी, और आपके हर बुक्स में भी है। जैसे कि आपके बुक में फिजिक्स अ ट्रिकी अप्रोच बुक, बालाजी पब्लिकेशन, उसमें भी है ये सवाल जो कई बार पूछा गया है नीट में या जेईई मेन में, वो दिया गया है। एससी वर्मा में भी फर्स्ट प्रॉब्लम वही है, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फाइंड करना। तो आसान भी है, अच्छा है, चलो निकाल लेते हैं आराम से। एप्सिलॉन नॉट इधर ले जाओ, एफ इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा Q1 Q2 बाय 4 पाई, एफ नीचे आ गया इधर, एफ आर स्क्वायर। नंबर का कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होता। अब चार्ज का डायमेंशन, चार्ज का डायमेंशन क्या, आई टी इंटू आई टी, आई स्क्वायर टी स्क्वायर। फोर्स का डायमेंशन MLT-2, आर डिस्टेंस, डिस्टेंस का स्क्वायर L स्क्वायर। ये कितना हो गया, एम ऊपर ले जाओ, M इनवर्स 1, L इंटू एल स्क्वायर, L क्यूब, L इनवर्स 3, T का पावर -2 ऊपर ले जाओ, T का पावर 4, I स्क्वायर, दैट्स इट। और यूनिट की जहाँ तक बात है तो ऐसा यूनिट क्या लिखोगे इसका, एप्सिलॉन नॉट का। एप्सिलॉन नॉट के बारे में काफ़ी डिटेल से बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, डोंट वरी, अच्छे से बात करेंगे। अभी बेसिक्स देख रहे हैं, तो इसका ऐसा यूनिट क्या लिखोगे, चार्ज का कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर, फोर्स का न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर, तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। देख लो, क्लियर? चलो मिटाएं। लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। देखो कोई भी फॉर्मूला या लॉ है तो उसका लिमिटेशन जानोगे तभी तो उसको सही जगह पर अप्लाई कर पाओगे, कहाँ अप्लाई करना है कहाँ नहीं अप्लाई करना है। अब जैसे देखो, जैसे दे दिया फॉर्मूला तो तुमको पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। चलो देखते हैं, अब चार्ज की वैल्यू है 1 कूलम, सेकेंड चार्ज इज 2 कूलम, दोनों के बीच का डिस्टेंस दे दिया 2 × 10⁻16 मीटर। बहुत खुश, अरे सर क्या ये प्रॉब्लम, अरे सारा वैल्यू गिवन है, Q1 Q2 पता है, R पता है, वैल्यू पुट करो, हो गया। इतना आसान, इतना आसान बच्चा। बी केयरफुल, you should know when and where should we apply the law formulas, only then we can apply at proper place. Okay, लगा दो, wrong। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁻9, Q1 × Q2 2 × 1 2, इसका स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4, 10⁻16 का स्क्वायर, रॉन्ग, गलत। ओ क्या हो गया, वैल्यू तो गिवन है, वैल्यू गिवन है, फार्मूला रटा हुआ है, सवाल गलत। बताते हैं क्यों। देखो लिमिटेशन जब तक नहीं जानोगे ना, तुमको ये नहीं पता होगा कि ये फार्मूला, ये लॉ कहाँ अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे अभी लिमिटेशन के बारे में, फिर कहानी आगे बढ़ेगी, ठीक है। देखो लिमिटेशन, सबसे पहली बात कि कूलम्स लॉ is applicable
दिस लॉ या इसका जो फॉर्मूला है F इक्वल्स 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इज एप्लीकेबल फॉर पार्टिकल्स ओनली फॉर पार्टिकल्स, सिर्फ पार्टिकल के लिए। अगर तुमको कूलम्ब्स लॉ डायरेक्ट अप्लाई करना है तो वो सिर्फ पार्टिकल के लिए अप्लाई कर सकते हो। कूलम्बिक फोर्स का फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करना है तो ओनली फॉर पार्टिकल्स। डायरेक्ट अप्लाई करना है तो अब मान लो कि किसी रॉड पर पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है Q, पूरा चार्ज देख लो डिस्ट्रीब्यूटेड है Q। अभी हम लोग यहाँ कूलम्ब्स लॉ या उससे रिलेटेड कोई भी कंसेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि रॉड पॉइंट चार्ज नहीं है। रॉड का लेंथ होगा ना, जिसका लेंथ मेंशन हो वो पॉइंट चार्ज कैसे हो सकता है? जिसका रेडियस मेंशन हो कि 10 सेंटीमीटर का स्फेयर, क्या वो पॉइंट चार्ज है? ना, जो बहुत छोटा लगे, जैसे मान लो 10 सेंटीमीटर का ही स्फेयर है लेकिन बहुत दूर से उसको देख रहे हैं हम, तो वो क्या दिखेगा हमको? एक पार्टिकल की तरह। वहां अप्लाई कर सकते हैं अगर ये मेंशन हो, ये गिवन हो, दिया हुआ हो कि डिस्टेंस रेडियस से बहुत बड़ा हो, जहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जहां से देख रहे हैं वो डिस्टेंस रेडियस से अगर मच ग्रेटर है, यानी आप बहुत दूर से देख रहे हैं, वो क्या लगेगा? एकदम छोटा सा पार्टिकल। वहां अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अब ये स्फेयर रहा 10 सेंटीमीटर का, हम यहां से देख रहे हैं ऐसे, क्या ये पॉइंट चार्ज होगा? ना। क्या डिस्टेंस रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है? ना। तो क्या वो पॉइंट चार्ज होगा? बिल्कुल नहीं। और तब कूलम्ब्स लॉ डायरेक्टली अप्लाई नहीं किया जा सकता। क्या करें फिर क्या करेंगे? तो अगर ये रॉड है, इसका लेंथ मेंशन है, ये पॉइंट चार्ज नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, 11th में भी पढ़े हो, एक छोटा सा पार्टिकल सेलेक्ट करेंगे। इस छोटे से पार्टिकल पर चार्ज मान लिया dq, स्मॉल वैल्यू के लिए d लगाते हैं। मैथमेटिकल ये सिंबल है, d लगा दो तो स्मॉल वैल्यू इंडिकेट होता है। अब इसी dq को अगर इंटीग्रेट करेंगे आगे, प्रोसेस बढ़ाकर, फार्मूला वगैरह लगाकर, देखेंगे, सब डिस्कस करेंगे आगे। तो dq का इंटीग्रेशन मतलब क्या हुआ? समेशन ऑफ dq, सब ऐसा जितना भी dq होगा सबका जोड़, dq प्लस dq प्लस dq प्लस dq प्लस dq प्लस dq, सारा dq का सम किसके इक्वल होगा? q के इक्वल। इंटीग्रेशन मीन समेशन, सबका जोड़। तो यहां अब जैसे एक पार्टिकल सेलेक्ट कर लिया तो हम लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं कूलम्ब्स लॉ या कूलम्ब्स लॉ का कंसेप्ट। आगे अप्लाई करेंगे कई जगह, डोंट वरी, सीखेंगे हम लोग। फिलहाल ये जान लो कि कूलम्ब्स लॉ डायरेक्ट अप्लाई करना है सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए, और अगर पॉइंट चार्ज नहीं है, कोई रिजिड बॉडी है, तो वहां पर एक छोटा सा पार्टिकल कंसीडर करेंगे और तब अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात कि कूलम्ब्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर द पार्टिकल्स एट रेस्ट, अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक है चैप्टर, पार्टिकल रेस्ट में रहना चाहिए, या मान लो कम से कम एक पार्टिकल तो जरूर रेस्ट में रहना चाहिए। एक मोशन में चलेगा, एक तो रेस्ट में रहना चाहिए, वो अपना फील्ड प्रोड्यूस करेगा, वो उस पर फोर्स लगाएगा। और एटलीस्ट वन पार्टिकल शुड बी एट रेस्ट, या तो दोनों चार्ज पार्टिकल रेस्ट में हो, या दोनों में से कोई एक तो जरूर रेस्ट में होना चाहिए, तभी कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक। थर्ड एप्लीकेशन, दिस लॉ डज नॉट होल्ड विदिन न्यूक्लियर डिस्टेंस, न्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब क्या? 10 का पावर -15 मीटर न्यूक्लियस का साइज। अगर दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस आर ग्रेटर या इक्वल हो 10 का पावर -15, इसको एक फर्मी भी बोलते हो ना, 1 फर्मी। अगर दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस इतना हो या इससे ज्यादा हो, तभी कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो अब से कूलम्बिक फोर्स का फार्मूला या कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करने के पहले किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है? पहली बात कि ये सिर्फ पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल है, रिजिड बॉडी के लिए नहीं।
दूसरी बात कि ये सिर्फ वैसे पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल है जो रेस्ट में हो, या एक पार्टिकल कम से कम रेस्ट में हो। तीसरी बात कि इट होल्ड्स ओनली बियॉन्ड न्यूक्लियर डिस्टेंस, नॉट विद इन न्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ के बारे में आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ। ठीक है, फिर इसके बारे में और भी बात हम लोगों को करना है। ये मिटा दें पहले, हो गया, नोट कर लेना, सब बोर्ड एग्जाम में भी पूछता है। राइट डाउन कूलम्ब्स लॉ, राइट डाउन इट्स लिमिटेशंस, आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछता है। और प्रॉब्लम को सही जगह फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त भी ये जानना बहुत ज़रूरी है, दोनों तरह से, न्यूमेरिकल के लिए भी और आपके बोर्ड एग्जाम में भी डायरेक्ट पूछता है ये थ्योरी, तो वहाँ भी काम आएगा। अब हम लोग बात करेंगे आगे वेक्टर फॉर्म ऑफ फोर्स, इसके बारे में, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरी बात परमिटिविटी के बारे में और डिटेल से बात करेंगे, परमिटिविटी यानी कि इप्सिलन नॉट के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग काफ़ी डिटेल से बात करेंगे। सबको हैप्पी होली और होली की हार्दिक शुभकामना, जो बीत चुका है अब, लेकिन वीडियो लेट से थोड़ा डाला गया, कोई बात नहीं। ठीक है, और गुड नाइट, बाय डी के धर्मात्मा, बाय बाय।